गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है जुलाई 13 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सत्येंद्र चौधरी और आज कौन-कौन से टॉपिक करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक करेंगे वो हम लोग करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। ये कल के न्यूज़पेपर में टॉपिक आया था, लेकिन कल हमारे पास उतना समय नहीं था, तो मैंने वो कल कहा था कि हम लोग इसको आज करेंगे। तो इसीलिए हम लोग करने वाले हैं आज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्ज़ाम में। इस तरह के जो इंडेक्स होते हैं, खासकर जो यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उसके बारे में डेफ़िनेटली बात करेंगे। ये क्या है? क्योंकि ये जो ऑर्गनाइज़ेशंस हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, खासकर प्रीलिम्स में। उसके बाद टोमेटो के बारे में थोड़ा-सा बात करेंगे। वैसे हम लोगों ने 2 हफ्ते पहले भी इस टॉपिक के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था, लेकिन आज थोड़ा-सा और डिस्कशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। नाबार्ड हमारे लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू टॉपिक है, अब तक हम लोगों ने नाबार्ड के बारे में चर्चा नहीं की है। तो नाबार्ड का जो इसका जो कंस्टिट्यूएंट्स है, वो कैसे होता है, नाबार्ड के फंक्शंस क्या-क्या हैं, नाबार्ड की हिस्ट्री क्या है, वो थोड़ा हम लोग जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये भी हमारा जीएस पेपर 3 स्पेशली उसके पर्सपेक्टिव से। लूट एंड रिपैट्रिएशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रिटिश जो कॉलोनियल टाइम में इंडिया से जो सामान लूटा गया है, जो आर्टिफैक्ट्स लूटे गए हैं, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शशि थरूर जी का एक आज डिसेंट सा एडिटोरियल आया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। 415 मिलियन इंडियंस यानी कि 41 करोड़ Indians came out of the multi-dimensional poverty in 15 years, says UNDP study। जब ये 15 ईयर की बात करता है, तो ये बात कर रहा है पिछले 15 साल में, यानी कि 2005-6 से लेके 2019-20 तक का मान के चलिए। उस दौरान इंडिया में 41 करोड़ लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए हैं। देखिए, पॉवर्टी का मतलब सिर्फ हमेशा पैसा नहीं होता है। पैसा एक एक एस्पेक्ट होता है पॉवर्टी का, लेकिन दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं पॉवर्टी के। जिसे कहा जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलेगा। पहले आपको बता देता हूँ रिपोर्ट कहती क्या है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जो कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, एचडीआई, उसको भी रिलीज करता है। तो इसके द्वारा रिलीज की जाती है, अरे, इसके द्वारा रिलीज की जाती है। एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, तो इन्होंने ये किया है। 25 कंट्रीज़ का इन्होंने बताया है कि 25 कंट्री ऐसी हैं जिनके में पिछले 15 सालों में जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो आधी हो चुकी है। मतलब काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। इंडिया भी इनमें से एक कंट्री है, उसके अलावा कंबोडिया, चाइना, कोंगो, होंडुरास, इंडिया तो है ही, ऑफ कोर्स अपना भारत तो, मोरक्को, सर्बिया एंड वियतनाम। 2005 एंड 6 में इंडिया में 465 मिलियन लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से पुअर थे। जिनकी संख्या घट के 370 हो गई 2015-16 में और 230 हो गई 2019 और 21 में। यानी कि इंडिया में लगातार पुअर्स, जो गरीब हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, जैसा कि हमें बताया गया है। सबसे बढ़िया जो बेनिफिट यहाँ पे मिला है, वो मिला है चिल्ड्रन को और ऐसे लोगों को जो डिसएडवांटेजेस्ड कास्ट ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं। यानी कि जो एससी-एसटी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो है मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स, मतलब मल्टी पॉवर्टी जो है उनकी रिड्यूस हुई है। न्यूट्रिशन के मामले में देखें तो 2005-6 में 44%, 1921 में 11.8%। देखिए कितना ज़्यादा कम हो गया न्यूट्रिशन के लेवल पे, मतलब न्यूट्रिशन हमारा बढ़ा है। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें, ये 5 से 1.5% हो गया, यहाँ पे भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है हमारा। कुकिंग फ्यूल की बात करें तो ये 52 से लेके 13.9 हो गया। सैनिटेशन की बात करें तो 50.4 से लेके 11.3% हो गया। ड्रिंकिंग वाटर की बात करें तो ये 16.4 से 2.7 हो गया। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो ये 29 से 2.1 हो गया। मतलब हर इंडिकेटर पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है पिछले 15 सालों में। इंडिया उन 19 कंट्रीज़ में से है जहाँ पे 2005 और 2015 के बीच में हमारा आधा हो गया था मल्टी पॉवर्टी वैल्यू में। हम लोगों ने आधे लोगों को पॉवर्टी लेवल से बाहर निकाला था। अब बात आती है भैया मल्टी पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें कंसिडर की जाती हैं? 3 चीज़ें कंसिडर की जाती हैं मेजर तौर पे, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यही 3 चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ब्रॉड किया गया है। यूजुअली हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ये तो चलिए बात समझ में आती है। जो एचडीआई है वहाँ पे हेल्थ में चाइल्ड मोर्टेलिटी एज़ सच नहीं है, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करता है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, तो 2 इंडिकेटर तो हमारे ये हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट,
एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी एंड हेड काउंट रेशियो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। एसेट मतलब अगर किसी के पास बाइक है, तो उसको हम लोग पुअर नहीं मानेंगे। अगर किसी के घर की छत पक्की है, उसे हम लोग पुअर नहीं मानेंगे। अगर किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है और मतलब वेल प्रॉपर, तो वो भी हम लोग पुअर नहीं मानेंगे। इस तरह के कुछ-कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे मेंशन की गई हैं। देखिए क्या कहता है? कहता है अगर इनमें से किसी 1/3 अगर 1/3 में भी अगर आप आ जाते हो तो यू आर नॉट पुअर। एज़ पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अ पर्सन इज़ मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ ही शी इज़ डिप्राइव्ड इन 1/3 ऑफ द टोटल वेटेड इंडिकेटर्स। तो जो हमारे यहाँ पे इंडिकेटर दिए गए हैं, ये देख सकते हो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 10 इंडिकेटर हैं। अगर इनमें से 1/3 में भी जिनको वेटेज दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 1/6, 1/6, 1/18, 18, 18, 18 एंड 18 1/3 में अगर आप आते हो, तो यू आर पुअर। अगर 1/3 से बाहर आते हो, तो यू आर नॉट पुअर एज़ पर दिस इंडेक्स। 100 डेवलपिंग कंट्रीज़ में इसको माना जाता है। दो 2010 में इसको जो है शुरुआत हुई थी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में थोड़ा-सा आप ये देख सकते हो। जैसे न्यूट्रिशन में इन्होंने कहा है एन अडल्ट अंडर 70 इयर्स ऑफ एज और द चाइल्ड इज अंडर न्यूट्रिशन। ये 70 इयर्स का माना जाता है, ठीक है। और देखिए चाइल्ड मोर्टेलिटी में क्या कहता है? चाइल्ड मोर्टेलिटी में कहता है एनी चाइल्ड हैज डाइड इन अ फैमिली इन द 5 ईयर पीरियड प्रोसीडिंग द सर्वे। सर्वे करने से पहले अगर 5 साल पहले तक घर में किसी बच्चे की डेथ हुई है जो 5 साल से छोटा था, तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। Year of schooling, no household member aged 10 years or older has completed 6 year of schooling। किसी की फैमिली में अगर कोई आदमी है या कोई भी हो सकता है, अगर वो 10 साल से बड़ा है और अगर उसने 6 साल स्कूलिंग में नहीं स्पेंड किए हैं, तो उसे हम लोग पॉवर्टी के अंदर कंसिडर करेंगे। तो ये वेटेज दिया गया है 1/6, 1/6, 1/6 और इसमें से अगर आप 1/3 में आते हो तो यू आर कंसिडर्ड पुअर, 1/3 से बाहर आते हो तो यू आर नॉट कंसिडर्ड पुअर। तो ये थोड़ा-सा आपको पता होना चाहिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। इतना डेटा आप याद नहीं कर सकते, इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन जो मेजर ऑब्जर्वेशन है, वो डेफिनिटली आपको याद होना चाहिए। और यूपीएससी में यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया था, 2012 में आप क्लियरली देख सकते हो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से। अगर आप अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका मुझे आंसर भी बता सकते हो। चलिए जी। यूएनएचआरसी वोट इंडिया स्टैंड्स अगेंस्ट द डेसिक्रेशन ऑफ कुरान। क्या कहता है? देखिए, स्वीडन वगैरह में अभी कुछ केसेस देखने को मिले थे, जहाँ पे कुरान को जलाया गया था पब्लिक के अंदर। कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, वहीं कुरान को जला दिया गया था। वहीं अब टर्की वगैरह में जो है वो बाइबल को जलाया गया। ऐसे ही एक्शन का रिएक्शन सब हो रहे हैं। तो कुरान को जलाया जाना एक बहुत बड़ा जो है यहाँ पे फैक्टर होता है, जो कि ह्यूमन राइट का वायलेशन तो है ही। और उसके लिए जो है अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ कुरान इन पब्लिक, ठीक है? इंडिया ने उस रेज़ोल्यूशन को सपोर्ट किया। इसका मतलब हम लोग नहीं चाहते हो यार, ऑफ कोर्स इंडिया में इतने मुस्लिम्स रहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, सेकुलरिज्म एंड ऑल दैट, राइट? तो हम तो कभी नहीं चाहेंगे कोई भी रिलीजियस बुक हो उसको बर्न किया जाए किसी भी तरह से। चाहे किसी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी नाराज़ हों, लेकिन किसी रिलीजियस बुक को बर्न करना तो अभी मतलब आप सोच ही सकते हो ये काफ़ी बड़ा क्राइम भी हो सकता है, राइट? तो उसके लिए जो है इंडिया ने उस रेज़ोल्यूशन को सपोर्ट किया है जिसमें कुरान को जलाए जाने को ह्यूमन राइट का वायलेशन माना है। तो ये तो छोटा-सा इंसिडेंट हो गया इसलिए इसको जो है न्यूज़ में था। बट ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में येस यू शुड हैव सम आइडिया। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है, यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंडर में ही होती है, राइट? अगर आप देखें तो यूएनएचआरसी रिप्लेस द फॉर्मर यूएन कन्वेंशन ऑन द ह्यूमन राइट्स। इसको रिप्लेस किया था, इट वाज़ क्रिएटेड बाय द यूएनजीए। यूएनजीए मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2006 के अंदर, राइट? और इसका जो पहला सेशन है वो भी 2066 के अंदर ही हुआ था, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का। क्या-क्या फंक्शन होते हैं? फंक्शन वही होते हैं भैया ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है, प्रोटेक्ट करना है, वही जो बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। अगर कहीं भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए क्या-क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं, उन सारी चीज़ों पे जो है बात करता है। उसके अलावा दुनिया भर में जो भी चीज़ें हो रही हैं रिगार्डिंग ह्यूमन राइट वायलेशंस, तो उसको मॉनिटर करना, एग्ज़ामिन करना, एडवाइस वगैरह करना, रिपोर्ट वगैरह तैयार करना, वो भी इसका काम रहता है। 2007 के अंदर एक नई चीज़ को अडॉप्ट किया गया जिसे कहा जाता है इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज। अब इस तरह के टर्म्स आपसे प्रीलिम्स में वो पूछता है, कि आपसे सीधा पूछ लेगा वो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज, ठीक है, इट बिलॉन्ग्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गनाइजेशंस? ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे।
तो आपको उसमें 3-4 ऑप्शन देगा, वो आपको फाइंड आउट करना रहता है। तो दिस बिलॉन्ग्स टू यूएनएचआरसी। फिर ये हमारे पास यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू भी आता है, एडवाइजरी कमेटी भी आती है। ये एक तरह का थिंक टैंक होता है, जो ह्यूमन राइट के बारे में एडवाइजरी जारी करता है, रिकमेंडेशंस वगैरह देता है। उसके अलावा इसके मेंबर आप देख सकते हो 47 मेंबर हैं टोटल इसके अंदर, और जिनमें जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो मेजॉरिटी के बेसिस पे लिए जाते हैं। और जो वोटिंग वगैरह की जाती है, जब डिसीजन लेने होते हैं, तो वोटिंग की जाती है डायरेक्ट एंड द सीक्रेट बैलेट। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीक्रेट बैलेट मतलब आप किसी को दिखा के वोटिंग नहीं करोगे, भैया मैं किसके अगेंस्ट में कर रहा हूँ या फेवर में कर रहा हूँ। इट्स अ सीक्रेट बैलेट। कंट्री सपोर्ट कर सकती हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन जब वोटिंग करने की बात आती है तो सीक्रेट वोटिंग होती है। जैसे हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पे होती है। तो इसको जो 47 मेंबर्स हैं, उनको अलग-अलग ज्योग्राफिकल एरियाज़ के हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में 13 कंट्रीज़ हैं, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन में 8, वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो है 7 सीट्स हैं, ईस्ट यूरोप में जो है वो 6 सीट्स हैं। ये थोड़ा-सा आपको आइडिया होना चाहिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक है? इसका जो टेन्योर होता है मेंबर्स का, वो 3 साल तक का होता है, और वो इमीडिएट री-इलेक्शन उनका नहीं हो सकता। मतलब बैक टू बैक आप उनको इलेक्शन नहीं दे कर सकते हो। हाँ, ठीक है? 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बाद उनको जो हटना ही पड़ता है मेंबरशिप से, उसके बाद उनको दोबारा इंक्लूड किया जा सकता है, ठीक है? लीडरशिप ऑफ द काउंसिल, काउंसिल हैज़ द 5 पर्सन ब्यूरो कंसिस्टिंग ऑफ अ प्रेसिडेंट एंड द 4 वाइस प्रेसिडेंट। 1 प्रेसिडेंट होते हैं, 4 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? 1 साल का जो है इनका पूरा टेन्योर होता है, राइट? एनुअल साइकिल के हिसाब से ये चलता है। 2022 में जो ह्यूमन राइट काउंसिल की जो प्रेसिडेंट हैं 16 साइकिल के अंदर, वो हैं फेडरिको विलेजिस। और ये जो कुरान वाला जो इश्यू किया गया है, जेनेवा में किया गया है। ये थोड़ी-थोड़ी सी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव, यू शुड हैव सम आइडिया। चलिए जी। सेंटर टू बाय टोमेटोज़ फ्रॉम द साउथ एंड द वेस्ट टू सेल इन द नॉर्दर्न सिटीज़। खासकर दिल्ली एनसीआर वाले रीजन में देखो तो भैया, पंजाब में अगर आप देखें, हरियाणा में देखें, पंजाब के भटिंडा में तो कल टमाटर की कीमत ₹200-300 पर केजी हो गया था। दिल्ली में भी जो है वो वही 150-200 के आस-पास मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया है। तो सरकार ने ये कहा है कि भई हम लोग आंध्रा से, कर्नाटका से और महाराष्ट्र से इम्पोर्ट करेंगे, मतलब इम्पोर्ट क्या ही करना है, मतलब हाँ, इम्पोर्ट ही है ये भी। तो वहाँ से हम लोग टोमेटो को मँगाएँगे और नॉर्थ और स्टेट्स के अंदर उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। खासकर अगर आप हिली एरियाज़ की बात करें, उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहाँ पे तो मानसून की वजह से वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन बर्बाद ही हो चुका है। लेकिन जब तक वो ट्रांसपोर्टेशन सुधरेगा, तब तक कम से कम हम लोग दूसरी जगह पे उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये तो उन्होंने बेसिकली स्टेप लिया है। बेसिकली जब किसी कमोडिटी का अवेलेबिलिटी कम हो जाती है मार्केट में, तो उसके एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, ठीक है? 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन तो यही हो सकता है भई इसको आप इम्पोर्ट करें। या जो होर्डिंग होती है, होर्डिंग की जाती है जो ट्रेडर्स वगैरह के द्वारा, उनके ऊपर रेड वगैरह करें, राइट? तो ये शॉर्ट टर्म कुछ मेजर हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मेजर तो सीधी-सी बात है, यही हो सकता है कि भैया जो वेयर हाउस हैं, ठीक है? जो स्टोरेज फैसिलिटीज़ वगैरह होती हैं, अब उनको डेवलप करिए इंडिया में, टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाइए। ये कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन को देखते हुए सरकार ने अभी टोमेटोज़ को आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह से इम्पोर्ट करने की कोशिश की है। मतलब करेगा सरकार ऐसा। देखिए, टोमेटो की अगर बात आती है तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, टोमेटो एक राबी क्रॉप है। लेकिन टोमेटो सिर्फ राबी क्रॉप ही नहीं है। टोमेटो राबी क्रॉप के साथ-साथ ये एक खरीफ क्रॉप भी मानी जाती है। अलग-अलग स्टेट में ये अलग-अलग हिसाब से की जाती है। तो सिर्फ राबी क्रॉप है नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में बेसिकली 2 तरह की क्रॉप्स को टोमेटो की किया जाता है। एज़ अ राबी क्रॉप, खासकर महाराष्ट्र के जो है जुन्नर तालुका में इसको किया जाता है। सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आल्सो एज़ अ राबी क्रॉप। ठीक है? जो कि मार्केट में मार्च और अगस्त के बीच में आती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो इसका मतलब जो अभी जुलाई चल रहा है, यहाँ पे जो टोमेटो की क्रॉप आ रही है वो राबी क्रॉप है, जो कि ज़्यादातर महाराष्ट्र के जुन्नर तालुका से, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से आएगी। अगस्त के बाद, देखिए अगस्त तक तो जो है राबी क्रॉप आ रही है। अगस्त के बाद जो सप्लाई होता है टोमेटो, वो खरीफ क्रॉप है, जो कि यूजुअली उत्तर प्रदेश, नासिक इन महाराष्ट्र, वो नासिक वाली डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा उगाई जाती है। ये आपको आइडिया होना चाहिए। खरीफ क्रॉप भी है और राबी क्रॉप भी है। आफ्टर अगस्त ये खरीफ क्रॉप है, राइट? और मार्च और अगस्त के बीच में ये राबी क्रॉप है। राबी क्रॉप यूजुअली महाराष्ट्र के जुन्नर तालुका में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, खरीफ क्रॉप वो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में और उत्तर प्रदेश में ग्रो की जाती है, राइट? ये तो थोड़ा-सा आपको आइडिया होना चाहिए। जो मेजर टोमेटो प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, ओडिशा,
आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और आसाम। यू कैन क्लियरली सी दिस। टोमेटो को किस तरह की सॉइल चाहिए होती है, ये अलग-अलग तरह की सॉइल में हो सकता है। हेवी क्ले सॉइल होती है, जो सैंडी सॉइल होती है, वहाँ पे ये आराम से हो सकता है। वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, सैंडी और रेड लोमी सॉइल जो रिच ऑर्गेनिक मैटर जिसके अंदर होता है। पीएच वैल्यू जो है 6 से 7 के बीच में होनी चाहिए। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल टोमेटो न्यूज़ में है, तो आपसे टोमेटो के आस-पास कुछ ना कुछ डेफिनिटली एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पूछ सकता है। किस तरह की क्लाइमेट और प्लांटिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ये टॉपिक पुराना है, मैंने आपको 10-12 दिन पहले भी करवाया था। तो बेसिकली टोमेटो इज़ अ वार्म सीज़न क्रॉप। येस, 21 से लेके 24 डिग्री सेंटीग्रेड आपको टेम्परेचर चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो खराब हो जाती है फसल आपकी। फ्रोस्ट भी और ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी इसके लिए ठीक नहीं है। मतलब विंटर्स में जैसे आप वो फ्रोस्ट होता है ना, आप सुबह-सुबह उठते हो, तो वो पेड़ की पत्तों के ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर होती है, उसे फ्रोस्ट कहते हैं। दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर द टोमेटो प्लांट्स। वो काले पड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं। राइट? तो इट रिक्वायर्स अ लो टू मीडियम रेनफॉल। ज़्यादा बारिश होती है तो काले हो जाते हैं। ब्राइट सनलाइट आपको चाहिए होता है जब ये पक रहे होते हैं, ठीक है? ये थोड़ा-थोड़ा आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। सीड्स आर सोन इन द जून-जुलाई में इसका जो है सीड्स को किया जाता है एंड फॉर द ऑटम विंटर क्रॉप एंड द स्प्रिंग समर क्रॉप सीड एंड द सोन इन द नवंबर, क्योंकि खरीफ और अ, राबी दोनों फसलें यहाँ पे होती हैं। तो नवंबर के महीने में और जून-जुलाई के महीने में किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर खरीफ एंड देयर राबी सीजन्स, ठीक है? इन द हिल्स सीड इज़ सोन इन द मार्च-अप्रैल। जो पहाड़ी एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे मार्च और अप्रैल में बीज को बोया जाता है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा यू शुड हैव दिस आइडिया। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे देनी थी, वो मैंने आपको दोबारा से यहाँ पे दिया हुआ है। तो राबी क्रॉप जुन्नार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, खरीफ क्रॉप उत्तर प्रदेश और नासिक। ठीक है? चलिए, इसकी जो एक बड़ी ज़बरदस्त वैरायटी है, वो है पूसा रूबी। ठीक है? प्रोड्यूस्ड बाय द आईआरआई इन द न्यू दिल्ली इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन टाइप एंड दैट इज़ यूटिलाइज्ड इन बोथ द फ्रेश मार्केट एंड द प्रोसेसिंग वैरायटी। जो टोमेटो केचअप्स वगैरह बनाए जाते हैं उसमें भी, और जो हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं, रूबी जो टोमेटो की वैरायटी है, उसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ यहाँ पे किया जाता है। तो ये तो टोमेटो के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड इज़ द स्पाइन ऑफ द रूरल इंडिया सेज़ होम मिनिस्टर। तो अमित शाह जी नाबार्ड में उन्होंने जाके विज़िट किया और उन्होंने कहा कि भाई इंडिया में जो रूरल जो क्रेडिट सिस्टम है, नाबार्ड उसकी बैकबोन है। तो नाबार्ड क्या है? यू शुड हैव दिस आइडिया। वैसे तो आपके इकोनॉमी वाले पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सा टॉपिक होता है ये नाबार्ड, बट फिर भी आपको थोड़ा बता देता हूँ क्या है, क्या नहीं है। 1992 में 82 में इसकी जो है शुरुआत हुई थी और नाबार्ड की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें अर्बन डेवलपमेंट का कोई खास रोल नहीं है। ये फोकस करता है एग्रीकल्चर पे और रूरल डेवलपमेंट पे। 1982 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। शुरुआत में जो इसकी कैपिटल रखी गई थी वो 100 करोड़ थी। बाद में जो है इसको आरबीआई के एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड के अंदर डाला गया और इसकी जो क्रेडिट है वो 1400 करोड़ हो गया। बाद में हम लोगों ने इसके आरबीआई के एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड से भी बाहर ले लिया और अभी ये पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही पूरी तरह से ओन किया जाता है। तो आरबीआई का इसमें कभी कोई रोल नहीं है। आरबीआई के एग्रीकल्चर क्रेडिट फंड से हम लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया है। तो फाइनली नवंबर 5 1982 को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी जो है उन्होंने इसको देश को डेडिकेट किया था और तब से लेके अब तक नाबार्ड ने बहुत जबरदस्त काम किया है जब रूरल क्रेडिट सिस्टम की बात आती है। तो नाबार्ड इज सीन एज अ नेशनल एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मतलब सबसे टॉप का इंस्टीट्यूशन होता है जो कि रूरल क्रेडिट सिस्टम को पूरी तरह से फंड करता है। क्या है वो थोड़ा दिखा देता हूँ कि इसके फंक्शंस के बारे में बात करें। सॉरी। जो फाइनेंशियल फंक्शन है नाबार्ड के वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट एंड अदर पर्पसेस। क्या कहता है, नाबार्ड प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द फार्म सेक्टर थ्रू रीफाइनेंसिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रीफाइनेंसिंग मतलब ये सीधा किसानों को लोन नहीं देता है, ये उन इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है जो किसानों को फर्दर लोन देते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट एंड द डेवलपमेंट बैंक्स, ये सब नाबार्ड से पैसा ले सकते हैं। किसान डायरेक्टली पैसा नहीं लेते हैं। और ये जितनी भी एंटिटीज हैं वो क्यों पैसा देती हैं किसानों को, किस चीज के लिए? माइनर इरिगेशन पर्पस के लिए, प्लांटेशन के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, लैंड डेवलपमेंट के लिए, मैकेनाइजेशन के लिए, किसी को ट्रैक्टर खरीदना है, कुछ खरीदना है, वो तो कमर्शियल बैंक के पास जाएगा। कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा? नाबार्ड के पास जाएगा, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एग्रीकल्चर के लिए की जा रही है और ये लोन देता है, मतलब
कई बेसिस पे लोन दे सकता है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे भी दे सकता है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह को, रीजनल रूरल बैंक्स को, ठीक है? और कभी-कभी लॉन्ग टर्म के लिए भी दे सकता है। ज़्यादातर कोशिश की जाती है शॉर्ट टर्म लोन दिया जाना नाबार्ड के द्वारा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन है, जो कि फाइनेंशियल फंक्शन है। डेवलपमेंट वाला फंक्शन तो उतने खास इम्पोर्टेंट नहीं है, बट येस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी वगैरह के अंदर भी ये थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं। एक रिजर्व फंड भी बनाया जाता है इन केस ऑफ सम इमरजेंसी। सुपरवाइजरी फंक्शन भी किए जाते हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 है, ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे। उसके द्वारा नाबार्ड को अथॉरिटी दी गई है, जो रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, इनके ऑपरेशंस वगैरह को वो इंस्पेक्ट कर सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दैट सेंस, क्योंकि आरबीआई का यहाँ पे रोल नहीं है। आरबीआई के अलावा नाबार्ड भी कोऑपरेटिव बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक को रेगुलेट कर सकता है, उनके ऑपरेशंस को इंस्पेक्ट कर सकता है। मतलब कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी नाबार्ड के पास भी होती है, अपार्ट फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई तो करेगा ही, वो तो प्राइमरी है ना, लेकिन नाबार्ड भी कर सकता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। अ, इसके जो बोर्ड होता है उसके अंदर एक चेयरपर्सन होते हैं, 3 डायरेक्टर होते हैं। फिर 3 डायरेक्टर होते हैं जो रिज़र्व बैंक के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। 3 डायरेक्टर होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, 4 डायरेक्टर होते हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। ये थोड़ा-सा जो है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। यू शुड हैव दिस आइडिया। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। लूट, इंट्रांसिजेंस एंड द डार्कनिंग ऑफ द कॉलोनियल ब्लॉट, क्या कहता है? तो वैसे भी यू हैव दिस आइडिया कि जो शशि थरूर जी हैं, इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं कॉलोनियल लूट के ऊपर, राइट? अनग्लोरियस अ, एम्पायर और कई सारी बुक्स इन्होंने लिखी हैं, जिसमें इन्होंने पूरा बताया है कि किस तरह से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने हमें लूटा, और जो आज के समय में जो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, पूरा यूरोप है, अमेरिका है, खासकर यूरोप, वो बना कैसे है? वो आज के टाइम में इतना रिच कैसे है? उसका पैसा आया कहाँ से? वो सारा कॉलोनियल लूट की वजह से ही आया है, जिसका वो आज लोग मज़ा लूट रहे हैं और हमें ज्ञान दे रहे हैं। हमें लूट के हमें ही ज्ञान दे रहे हैं ऑन डिफरेंट इश्यूज़, पॉवर्टी हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे ह्यूमन राइट हो। अरे भाई, तुमसे बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन किसने किया होगा? तुमसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? लेकिन ज्ञान देना आसान है। कभी-कभी वो चीज़ें न्यूज़ में आती हैं कॉलोनियल चीज़ें वाली, जैसे अभी नीदरलैंड ने अनाउंस किया है कि वो 484 ऐसे वैल्यूएबल जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो उन्होंने इंडोनेशिया और श्रीलंका से लूटे हैं, वो उनको वापस करेगा। जैसे इंडोनेशिया से उन्होंने जो है सिल्वरी ज्वेलरी, लो मार्क ट्रेज़र, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंडोनेशिया से उन्होंने लूटा। श्रीलंका से जैसे उन्होंने कैनन ऑफ द कैंडी कहा जाता है, जैसे ये कहीं दिया हुआ था, ये रहा। इसे कैनन ऑफ कैंडी कहा जाता है, जो कि श्रीलंका से उन्होंने लूटा था, तो उसको वापस करने वाले हैं। ऐसे ही कई सारी जगह पे जो है चीज़ें वापस की भी जाती हैं पास्ट में। लेकिन इनका ये कहना है कि शुड कॉलोनियल कंट्रीज़ कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू द कल्चर आर्टिफैक्ट एंड द प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स दैट वर स्टोलन, जैसे ब्रिटेन है। तो क्या ये कॉलोनियल कंट्रीज़ जो हैं, ये जो आर्टिफैक्ट्स लूटे गए हैं, क्या उसको अपने पास रखें या उनकी होमलैंड को रिटर्न करें? सिर्फ़ रिटर्न करना ही काफ़ी नहीं है। भैया इस चीज़ को मानें और सॉरी बोलें कि सॉरी, हम लोगों ने आपसे सामान लूटा आपका। चोरी किया ना उन्होंने यार, लूट। लूट अभी एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है, लेकिन आया कहाँ से लूट? लूट तो एक संस्कृत वर्ड लूट से आया है। हिंदी वर्ड लूट से आया है, जिसका नाम ही होता है कि ज़बरदस्ती किसी से कोई चीज़ लूट लेना। तो इतना लूटा भाई ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज़ को, कि ये वर्ड उनकी डिक्शनरी में चला गया, लूट। तो उसके बारे में ही जो है शशि थरूर जी ने 2-4 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं। देखिए, Britishers have stubbornly refused for the decades to return the so-called Elgin marbles, a collection of the Greek marble sculpture। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। ब्रिटेन में अब जब जाओगे ना, हर छोटी-छोटी सिटीज़ में, बड़ी-बड़ी सिटीज़ में जो है म्यूज़ियम्स बने हुए हैं, और ब्रिटिशर्स अपने म्यूज़ियम्स को लेके बहुत सेंसिटिव हैं। लेकिन उन म्यूज़ियम्स के अंदर 90% जो आर्टिफैक्ट्स हैं, खासकर जो ब्रिटेन का सबसे बड़ा म्यूज़ियम लंदन में है, उसमें 90% से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स लूटे हुए कॉलोनी से, और आज बड़ा गर्व करते हैं उसके ऊपर। कि हाँ, 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 भई हमने लूटे हैं, ये हमारे म्यूज़ियम का पार्ट है, आइए आप टिकट लेके देखिए। हमसे आज भी पैसा कमा रहे हैं टिकट वाला। तो बहुत समय तक जो ग्रीक मार्बल स्कल्पचर्स हैं, वो देने से मना उन्होंने किया उनसे, जबकि उन्होंने वहाँ से लूटा था वो 1802 में इजिप्ट से। फाइनली उन्होंने उसको दिया है वापिस। बड़ा हंगामा हुआ था उसके ऊपर। उसके अलावा जो बेनिन ब्रोंज़ जो लूट है, आप ये देख सकते हो, ठीक है? ये बेनिन ब्रोंज़
कहाँ से बिलॉन्ग करता है? नाइजीरिया से बिलॉन्ग करता है। बड़ा ही इंटरनेशनल इश्यू हो गया था इसके बारे में, तब जाके उन्होंने वापिस किया है। लेकिन इंडिया के जो आर्टिफैक्ट्स हैं, खासकर कोहिनूर, वो हमको वापिस नहीं कर रहा है। सिर्फ़ कोहिनूर ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, अमरावती स्तूपा और दुनिया भर की चीज़ें जो इंडिया से लेके गए हैं वो लोग, वापिस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये उनका ये पॉइंट है। क्या कहते हैं देखिए ज़रा, शशि थरूर जी ये कहते हैं कि भई 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक हो सकता है फाइनेंशियल रिपैट्रिएशन, ठीक है? आप क्या करें, जो लूटा है आपने हमसे सामान, जो पैसा आपने लूटा है वो वापिस करें, ठीक है? लेकिन क्या उससे जो ह्यूमन लाइव्स का लॉस हुआ है वो वापिस आ जाएगा? वापिस तो नहीं आएगा। द रिटर्न ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द ट्रॉमा एंड द हॉरर कॉज्ड बाय द कोलोनिज़्म। जो आपने आतंक मचाया था कॉलोनियल पीरियड में, ये जो लूटा हुआ सामान है, इससे वो ट्रॉमा तो वापिस नहीं आएगा ना। वो तो आप हील नहीं कर सकते, लेकिन एट लीस्ट एक मोरल ऑब्लिगेशन होती है कि आप कम से कम मोरली मानिए तो सही, और सॉरी भी बोल सकते हो आप, सॉरी बोल सकते हो। तो मोरली जस्टिफाइड होगा वो। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें पैसा वापस कर दो, जो आपने लिया था। ठीक है, आपके पास वो पैसा नहीं है, आपने वो खर्चा कर दिया, आपने उड़ा दिया वो, अपने लग्ज़री लाइफ़स्टाइल में। लेकिन जो चीज़ें अभी आपके पास दिख रही हैं, जो आपने लूटी हैं, कम से कम एज़ अ मोरल ऑब्लिगेशन, एक सिविलाइज़्ड पर्सन की तरह, वो तो आप वापिस कर सकते हो। उससे आपने जो सफ़रिंग हमारे यहाँ पे हुई है, वो तो कम से कम हील नहीं हो सकती। एट लीस्ट एक मोरल सिम्बॉलिक तौर पे आप कह सकते हो। जैसे अभी थोड़े समय पहले कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने सॉरी बोला, ठीक है? इंडिजिनस लोगों को सॉरी बोला कि सॉरी हम लोगों ने आपको मारा। ऐसे ही जर्मनी के चांसलर ने जो है पोलैंड में जाके सॉरी बोला, ठीक है? कि अभी पोलैंड में कोई ज्यूज़ वगैरह नहीं है, बट स्टिल उन्होंने सॉरी बोला, घुटने पे वो बैठे, उन्होंने कहा कि सॉरी ड्यूरिंग नाज़ी पीरियड हम लोगों ने आपके ऊपर इतना आतंक किया ज्यूज़ लोगों से। सॉरी, कम से कम सॉरी तो बोला, एक सिम्बॉलिकली आपने एक्सेप्ट तो किया। लेकिन ब्रिटेन वाले तो ना सॉरी बोलते, ना पैसा देते, ना आर्टिफैक्ट देते। ये तो 4 कदम आगे ही रहते हैं, इस तरह की चीज़ों में। So the return of the cultural items offer the semblance of the justice as well as expiates a legal and the moral obligation which cannot and should not be ignored. कम से कम सॉरी तो बोल सकते हो यार, इतने लाखों लाखों लोगों को आपने मारा। 1857 की जो रिवोल्ट हुआ, उसके बाद इंडिया में कितने लोगों को मारा गया, इसकी कोई गिनती नहीं है। कोई हमें बुक्स में नहीं पढ़ाया जाता। जो स्टैंडर्ड हिस्टोरियंस की बुक लिखी हुई है, उनके अंदर मेंशन किया गया है मिलियंस ऑफ लोगों को दिन दिहाड़े जो है फांसी पे लटकाया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा आफ्टर 1857 वॉर। तो वो तो आप वापस नहीं ला सकते सफरिंग्स, लेकिन एटलीस्ट एक सिंबॉलिकल तौर पे सॉरी बोल सकते हो। हमारा कोहिनूर हमें वापस कर, सिर्फ कोहिनूर ही नहीं और जो सामान लूटा हुआ है। तो ब्रिटेन के अंदर जो म्यूजियम आपको नजर आ रहे हैं ना, वो म्यूजियम नहीं है, बेसिकली चोर बाजार है, जहाँ पे चोरी का सामान रखा गया है। तो क्या कर सकता है ब्रिटेन? ये कैसे पश्चाताप कर सकता है? इसके उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। पहला तो उन्होंने ये कहा कि देखिए ब्रिटेन में के अंदर जो स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको ब्रिटेन की कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि डार्क है ना। ब्रिटेन के अंदर हिस्ट्री जो पढ़ाई जाती है ना बच्चों को, वो पढ़ाई जाती है पुराने ज़माने की, ग्रीक पीरियड की। ब्रिटिश की जो कॉलोनियल हिस्ट्री है, वो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। तो उनको बच्चों को पता ही नहीं कि तुम्हारे दादा-परदादा क्या-क्या करके आए हैं इंडिया में, श्रीलंका में, इधर-उधर। तो पहले तो आप वो करना शुरू करें, अपने एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करें। दूसरी बात, सेटिंग अप द ब्रिटिश टैक्स मनी अ म्यूजियम टू द हॉरर्स एंड द इनक्वालिटीज ऑफ द कोलोनिज्म इन द इंपीरियल कैपिटल। तीसरा, अपोलॉजी अपोलॉजी माफी तो कम से कम मांग सकते हो। जैसे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने 2016 में माफी मांगी, जो कोमागाटा मारू इंसिडेंट हुआ उसके लिए, और जो इंडिजिनस लोगों की डेथ हुई उसके लिए। कोमागाटा मारू आपको अच्छे से पता है, इंडिया से वो शिप गया था जिसके अंदर बहुत सारे इंडियंस थे। कोमागाटा मारू जो पोर्ट है वहाँ पे उनसे वापस भेज दिया गया था और उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके लिए उन्होंने कम से कम माफ़ी तो माँगी, लेकिन ब्रिटेन वाले तो भई अभी बहुत पीछे। अभी भी उनको घमंड है इन चीज़ों का। तो इंडिया की जो मेमोरी है ना, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि 800-700 साल पुरानी चीज़ें हैं लोग भूल गए होंगे। इट्स अ लिविंग मेमोरी।
बिलियंस ऑफ लोग इंडिया में आज भी ऐसे रहते हैं जिन्होंने एक्चुअली ब्रिटिश ब्रुटैलिटी को एक्सपीरियंस किया है। उनसे तो आप सॉरी बोल सकते हो। हम ये नहीं कह सकते 800-700 साल पुरानी कोई चीज़ है, चलो लोग भूल गए होंगे, हिस्ट्री का पार्ट हो गया एंड ऑल दैट। नहीं, ज़िंदा हैं वो लोग। अभी ये वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, फैक्ट्स हैं, बुक्स हैं। माफ़ी माँगिए यार। खैर, तो इस तरह के लोग माफ़ी माँगते नहीं हैं। इफ ऑल दिस इज़ डन, देन ट्रू अटोनमेंट ऑफ द प्योरली मोरल काइंड। तो इन्होंने ये कहा है कि भई अगर ऐसा होगा, तो ये एक तरह का हल्का-सा सिम्बॉलिकल एक जेस्चर हो सकता है। और जहाँ पैसे की बात करते हो, तो कई ट्रिलियन डॉलर ब्रिटेन हमसे लूट के लेके गया है। आज ब्रिटेन जो वर्ल्ड पावर अपने आप को कहता है, उसके बैकबोन में क्या है? इंडिया है। क्योंकि इंडिया को ही कहा जाता था क्राउन ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इतना पूरी दुनिया से उसने नहीं लूटा, उससे उससे ज़्यादा उसने इंडिया से लूटा। ब्रिटिशर्स के आने से पहले दुनिया का 25% के आसपास जीडीपी 23-24 इंडिया का हुआ करता था। जब वो हमें छोड़ के गए, तो इट वाज़ नॉट इवन 1%। सोने की चिड़िया से उन्होंने हमें यहाँ पे भिखारी बना के छोड़ दिया, जिसका दर्द आज भी हम लोग भुगत रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि इंडिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, सबका कारण सिर्फ़ कॉलोनियल जो है वो पास्ट है। हमारे नेता भी कम नहीं हैं, लेकिन उन्होंने जो किया है कम से कम एक अपोलॉजी मोरल तौर पे बनती है। ठीक है जी, चलो। एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।